हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम अध्ययन करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर ये हमारा 5th वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो यानी फर्स्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की भूमिका और कालक्रम पे। सेकंड वीडियो में हमने चर्चा की इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति के बारे में। थर्ड वीडियो में हमने चर्चा की इंडस वैली सिविलाइजेशन के विस्तार के बारे में चर्चा की। और फोर्थ वीडियो में हमने चर्चा की इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगर नियोजन और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इसके महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के वैसे तो 1400 से भी अधिक स्थल अभी तक खोजे जा चुके हैं, जिसकी चर्चा हमने इसके थर्ड वीडियो में की थी। लेकिन हम यहाँ पर 20 से 25 स्थान ऐसे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जिनके संबंध में एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम 20 से 25 पैलेस ही ऐसे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जिनके बारे में क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पैलेस ऐसे हैं जिनको इतिहासकारों ने नगर की संख्या दी है और इनकी संख्या है 7। इसके अलावा 15-20 और स्थल हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अगर एग्जाम की बात करें तो देखिए, एग्जाम में जो 80 से और 90% के बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके इन नगरों से, इन 7 स्थलों से पूछे जाते हैं। और 10 से 20% जो क्वेश्चन है वो इन स्थलों से पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन सभी स्थलों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। 7 जो प्रमुख नगर हैं उनमें आ जाते हैं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, चनूदड़ो और बनावली। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हड़प्पा के ऊपर। देखिए, हड़प्पा है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनित स्थल है और इसका उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। सबसे पहले इसी का उत्खनन हुआ था और इसमें इनकी सहायता की थी माधवशोरम वत्स के द्वारा इनकी सहायता की गई थी। और हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था और सबसे पहले इसी का उत्खनन किया गया था। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता। वो इसी स्थल के नाम पर इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। और उस समय जो भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के जो निदेशक थे वो थे जॉन मार्श। इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। और हड़प्पा है ये वर्तमान में पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, जिसे हम पश्चिमी पंजाब भी कहते हैं, उसके मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। मोंटगोमरी का जो वर्तमान नाम है इसे साहिवाल जिला भी कहा जाता है। वर्तमान में इसे साहिवाल जिला भी कहा जाता है। और हड़प्पा है ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। कुछ एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि हड़प्पा रावी नदी के किस तट पर स्थित है, बाएं या दाएं पर। तो आपका आंसर हो जाएगा बाएं तट पर। हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारूप स्थल भी कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी विशेषताएं हैं वो आपको हड़प्पा स्थल में मिल जाती हैं। और सबसे पहले इसी को खोजा गया था और इसी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारूप स्थल भी कहा जाता है। देखिए, इससे जो पहले वाला वीडियो था नगर नियोजन का, उसमें हमने देखा था कि हड़प्पा के जितने भी स्थल हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व में होता था जिसे पूर्वी टीला या नगर की संज्ञा दी है इतिहासकारों ने, और एक पश्चिम में होता था जिसे दुर्ग की संज्ञा दी है। तो हड़प्पा का जो नगर था वो भी इसी प्रकार का था। इसे भी 2 भागों में बांटा गया था। पश्चिमी भाग जिसे दुर्ग का नाम दिया गया है और पूर्वी भाग जिसे नगर का नाम दिया गया है। इसमें प्रशासक लोग रहते थे और इसके चारों तरफ एक सुरक्षा प्राचीर हुआ करती। इसके संबंध में डिटेल में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। मार्टिमर व्हीलर के महोदय के द्वारा जो पश्चिमी टीला है इसको AB टीले की संज्ञा दी गई थी। ये जो पश्चिमी टीला है इसको मार्टिमर व्हीलर ने AB टीला कहा था। और इसके 6 फीट ऊपर एक और टीला है जिसे मार्टिमर व्हीलर ने F टीला कहा है। और जो सार्वजनिक महत्व की जितनी भी इमारतें हैं वो हमें मिलती हैं इसी F टीले में मिलती हैं। और F टीला है इसको मार्टिमर व्हीलर ने श्रमिक बस्ती भी कहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें 8 और 7 की पंक्तियों में हमें यहाँ पर श्रमिक बस्तियाँ मिली हैं। यहाँ पर मिली हैं F टीले में श्रमिक बस्तियाँ मिली हैं। ठीक है, यही कारण है कि इसे श्रमिक बस्ती कहा है। यहाँ पे श्रमिक आवास मिले हैं जिनकी टोटल संख्या है 15। ये 2 पंक्तियों में थे, एक 8 की पंक्तियों में थे और दूसरे थे 7 की पंक्तियों में। तो 2 पंक्तियों में यहाँ पर हमें श्रमिक आवास मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्नागार मिले हैं 2 पंक्ति में हमें। 6-6 की 2 पंक्ति हैं। इस प्रकार से 6-6 की 2 पंक्तियों में हमें अन्नागार मिले हैं यहाँ पर। और इनके बीच में 18 चबूतरे मिले हैं और इन चबूतरों पर हमें गेहूं और जौ के साग से मिले हैं। तो यहाँ पर जो ये श्रमिक होते थे इन्हीं चबूतरों पर ये क्या करते थे, गेहूं की सफाई वगैरह या उनको कूटने का कार्य किया करते थे। तो ये 3 जो प्रमुख इमारतें हैं
सार्वजनिक स्थल की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें एफटीले में मिली है, तो इनको आप राइट डाउन कर ले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो अन्नागार मिले हैं, ये 2 पंक्ति में मिले हैं, 6-6 की 2 पंक्ति मिले हैं। तो यदि एग्जाम में आता है कि 6-6 की पंक्ति में अन्नागार कहाँ से मिले, तो आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वृहत अन्नागार कहाँ से मिला है, तो आपका आंसर होगा मोहनजोदाड़ो, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर R37 एक कब्र मिली है, जो कि दुर्ग टीले के दक्षिण में है। यहाँ पर है R37 एक कब्र मिली है, ये कास्ट कब्र है, यानी लकड़ी की बनी हुई कब्र थी। और ये जो कब्र है ये उत्तर हड़प्पा कालीन है। उत्तर हड़प्पा कालीन का मतलब हड़प्पा के बाद की जो सभ्यताएं जो यहाँ पर डेवलप हुई थी, संस्कृति डेवलप हुई थी, तो ये उत्तर हड़प्पा कालीन कब्र है R37। अब बात करते हैं हम इसके जो पूर्वी टीला है, जिसे नगर कहा जाता है, या फिर इतिहासकार इसे निचला नगर भी कहते हैं, निचला नगर, उसके संबंध में बात करें तो देखिए निचले नगर में हमें तांबे की एक इक्का गाड़ी मिली है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तांबे की जो इक्का गाड़ी है उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। इसके अलावा यहाँ पर सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें मिली है। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। जो सर्वाधिक मोहरें मिली हैं वो मिली हमें मोहनजोदाड़ो से। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है अभिलेखीय मोहरों से तात्पर्य है कि जिन मोहरों पर अभिलेख लिखे हों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो अधिकतर मोहरें हमने देखी वो वर्गाकार होती थी। यहाँ पर एक जानवर का चित्र होता था और इसके ऊपर एक लिपि में कोई अभिलेख लिखा होता था। इनकी लिपि होती थी भाव चित्रात्मक लिपि होती थी, और उसी लिपि में कुछ लेख लिखे होते थे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका कि अब सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली है, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से हो जाएगा। और यदि बात करें सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरों की, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए हड़प्पा। इसके अलावा यहाँ पर एक एच कब्रगाह संस्कृति मिली है, जो भी उत्तर हड़प्पा कालीन है, यानी हड़प्पा के बाद की है। तो देखिए R37 मिली है, ये भी हड़प्पा में मिली है। एच कब्रगाह संस्कृति मिली, ये भी हड़प्पा मिली है। लेकिन जो R37 है ये दुर्ग टीले के दक्षिण में है, ठीक है। और एच कब्रगाह संस्कृति है, ये मिलती है निचला नगर में, हड़प्पा के निचला नगर में मिली। दोनों हड़प्पा में है, लेकिन ये दुर्ग में मिली है और ये मिली है निचला नगर में। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं मोहनजोदाड़ो की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पहले से है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकना जिला है, वहीं पर स्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप राइट डाउन कर लें। और इसके जो उत्खनन करता थे वह थे राखलदास बनर्जी। 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। और उस समय भी जो निदेशक थे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के थे, वो थे जॉन मार्शल ही थे उस समय निदेशक। जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों की उत्खनन कार्य हुआ था, उन दोनों के समय में ही जो निदेशक थे वो जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल ने इस स्थल के बारे में कहा कि इसमें 7 बार बाढ़ आई और ये 7 बार डूबा, अर्थात इसका जो पतन हुआ था वो बाढ़ के कारण हुआ था जॉन मार्शल के अनुसार। और वो बाढ़ 7 बार आई, क्योंकि जब इसका उत्खनन कार्य किया जाता है तो यहाँ पर इसकी 7 परतें मिलती हैं, ठीक है। तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि यह इसमें 7 बार बाढ़ आई होगी और 7 बार डूबा। फिर से ये जो स्थल है वो वापस से डेवलप हुआ ये शहर। लेकिन कैनेडी के अनुसार जो इसका जो पतन है वो मलेरिया के कारण हुआ है। मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा नगर था। जनसंख्या के आधार पर लगभग उस समय 35 से 40 हजार लोग यहाँ पर रहते थे। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा नगर है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का वह है राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। पहले मोहनजोदाड़ो को ही सबसे बड़ा माना जाता था, लेकिन जब राखीगढ़ी की खोज हुई, राखीगढ़ी मोहनजोदाड़ो की तुलना में क्षेत्रफल में बड़ा है, तो अब मोहनजोदाड़ो का स्थान है वो सेकंड हो गया है। फर्स्ट नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से राखीगढ़ी आता है। लेकिन हम बात करें जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में आज भी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वह मोहनजोदाड़ो है। इसके उपनामों की बात करें तो इसे मृतकों का टीला या नगर, प्रेतों का टीला या नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में अस्थियाँ मिली हैं, मानव कंकाल मिले हैं। इसी कारण इसे मृतकों का टीला या प्रेतों का नगर कहा जाता है। जो सिंध प्रांत है उसमें एकमात्र यह स्थान था जो हरा भरा था, इसी कारण इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है।
सिंधु का बाग कहा जाता है। कुषाण शासक हुए कनिष्क, इनकी द्वारा यहाँ पर स्तूप का निर्माण करवाया गया था। यही कारण है कि जो मोहनजोदाड़ो है उसको स्तूप टीला भी कहा जाता है। स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों को। उसके पीछे इन्होंने तर्क दिया कि देखिए 1921 ईस्वी में जब उत्खनन कार्य हुआ हड़प्पा का और 1922 में जब उत्खनन कार्य हुआ मोहनजोदाड़ो का जब उत्खनन कार्य हुआ, और इन दोनों के बीच में जो लगभग अंतर है वो 483 किलोमीटर का है। फिर भी जो दोनों की विशेषताएं हैं वो लगभग सेम थी। दोनों की विशेषताएं लगभग सेम थी। यहाँ पे जो नगर नियोजन था वो सेम था। यहाँ पे मिलने वाली मोहरें लगभग सेम थी। तो अधिकतर नालियाँ सेम थी, घरों के प्रकार सेम थे। और यही कारण है कि स्टुअर्ट जो पिगट है इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। तो इसको भी आप राइट डाउन कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पे। अब हम चर्चा करेंगे मोहनजोदाड़ो के दुर्ग टीले। दुर्ग टीला या इसे हम कहते हैं पश्चिमी टीला, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। और ये एक जो मोहनजोदाड़ो का जो दुर्ग या पश्चिमी टीला है उसका मैप दिया हुआ है। इस मैप में बताया गया है कि यहाँ पर कौन कौन सी जो सार्वजनिक महत्व की इमारतें मिली हैं वो बताया गया है। साथ ही ये भी दर्शाया गया है कि जो दुर्ग टीला था ये सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ होता था। तो हड़प्पा के समान मोहनजोदाड़ो भी दो भागों में बटा हुआ था। एक दुर्ग टीला जिसे पश्चिमी टीला कहा जाता है, दूसरा निचला नगर होता था। और जो दुर्ग होता था ये सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दुर्ग टीले की। तो देखिए दुर्ग टीले में एक तो सभा भवन मिला है जो खंभों से बना था, खंभों से बना एक हॉल मिला है, सभा भवन मिला है। इसके अलावा यहाँ पर एक पुरोहित आवास मिला है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको मंदिर जैसी संरचना के अवशेष नहीं मिले। पुरोहित आवास मिला है, महाविद्यालय मिला है मोहनजोदाड़ो में आपको, लेकिन पूरे सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में आपको मंदिर जैसी संरचना के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ पर धार्मिक पूजा, प्रकृति पूजा के अवशेष जरूर मिले हैं, लेकिन मंदिर पूजा के अवशेष नहीं मिले। इसे आप राइट डाउन कर लें। यहाँ पर एक अन्नागार मिला है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी इमारती संरचना। तो हड़प्पा हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि 6-6 की 2 पंक्ति में अन्नागार मिले हैं। तो 6-6 की जो 2 पंक्ति में अन्नागार मिले हैं वो मिले हमें हड़प्पा से। और यदि पूछे कि सबसे बड़ी इमारती संरचना या वृहत अन्नागार कहाँ से मिला है, तो आपका आंसर होना चाहिए मोहनजोदाड़ो। इसके अलावा यहाँ पर एक वृत्त स्नानागार मिला है। देखिए जो वृत्त स्नानागार है इसे द ग्रेट बाथरूम भी कहा जाता है, द ग्रेट बाथरूम भी कहा जाता है। और जो जॉन मार्शल हैं, जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने इसको तात्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। तात्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके उत्तर और दक्षिण दोनों में 2 सीढ़ियाँ हुआ करती थी और इसको जिप्सम और पक्की ईंटों की सहायता से इसको बनाया गया है। साथ ही इसके ऊपर डामर यानी चारकोल का प्रयोग किया गया है ताकि पानी का निकास ना हो। और नहाने के बाद में जो गंदा पानी बचता था उसको एक नाली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था। अब बात करते हैं हम मोहनजोदाड़ो के पूर्वी टीला जिसे निचला नगर कहा जाता है। तो देखिए इसमें एक तो 10 इंच की कांसे की मूर्ति मिली है, 10 इंच की कांसे की मूर्ति यहाँ से मिली है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कांसे की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो कांसे की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं आपको मोहनजोदाड़ो से। यहाँ पर लगभग 1200 मोहरें मिली हैं, सभी मोहरें वर्गाकार हुआ करती थी। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मोहरें होती थी वो वर्गाकार हुआ करती थी। इसके ऊपर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो चित्राक्षर लिपि थी उसमें कुछ लिखा जाता था और नीचे जानवर होता था। और जो सर्वाधिक मोहरें हैं वो हमें मिलती हैं मोहनजोदाड़ो से। देखिए इससे पहले हमने हड़प्पा में पढ़ा था, हड़प्पा में मिलती हैं सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें। अभिलेखी मोहरें जहाँ पर कुछ अभिलेख लिखा हो, इस प्रकार की सर्वाधिक मोहरें हैं वो आपको मिलती हैं हड़प्पा में। लेकिन अगर हम टोटल मोहरों की बात करें तो वो सर्वाधिक मोहरों की बात करें तो वो मिलेंगे आपको मोहनजोदाड़ो पे। ये मोहरें थी, ये सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी और ये जो सैलखड़ी पत्थर है ये मुलायम पत्थर होता था। इसके अलावा यहाँ पर एक सूती कपड़े के अंदर एक चाकू लिपटा हुआ मिला है। तो सूती कपड़े के यहाँ पर साक्ष्य मिले, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर कपास की खेती की जाती होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और मोहनजोदाड़ो की जो मुख्य सड़क है इसकी चौड़ाई थी 10 मीटर, जबकि जो अन्य सड़क होती थी उनकी जो चौड़ाई होती थी वो 2.75
5 मीटर से लेकर 3.44 मीटर तक हुआ करती थी, लेकिन इसकी जो मुख्य सड़क की चौड़ाई थी वो अन्य नगरों की तुलना में कहीं अधिक थी। इसी कारण इसे जो इतिहासकार हैं इस सड़क को राजपथ कहते हैं। अधिकतर नगरों में जो सड़कें होती थी वो कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी, लेकिन मोहनजोदाड़ो में जो सड़कें मिली हमें वो पक्की ईंटों की मिली हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पैलेस है वो है लोथल है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह रहा है। यहीं से जो विदेश में व्यापार होता था, मेसोपोटामिया जो इसकी समकालीन सभ्यता थी, या मिस्र की जो सभ्यता थी, उनसे जो व्यापार होता था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो लोथल से होकर ही होता था। लोथल है ये वर्तमान गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है, जो कि खंबात की खाड़ी में स्थित है। इसकी खोज 1954 में SR राव के द्वारा की गई थी। अगर इसके अन्य नामों की बात करें तो इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो कहा जाता है, क्योंकि जो लोथल है इसकी जो विशेषता है यह आपको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के समान ही मिलती है। यही कारण है कि इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे मुर्दों का नगर भी कहा जाता है, कि जो नगर टीला है वहाँ उसके उत्तर में लगभग 20 समाधियाँ मिली हैं, जिनमें से 3 समाधि युग्मित समाधि हैं। ये एग्जाम पूछा जाता है, युग्मित समाधि अर्थात वहाँ पर स्त्री पुरुष के एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त जो लोथल की जो अलग विशेषता है जो अन्य स्थलों से है वह यह है कि यहाँ पर दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। तो देखिए अभी तक जितने भी स्थल होते हैं अधिकतर वहाँ पर दुर्ग और जो नगर होते थे उनमें केवल दुर्ग होता था, वो रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। लेकिन अगर हम बात करें लोथल की तो यहाँ पर दुर्ग और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे होते हैं, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। तो ये विशेषता इसको अन्य नगरों से अलग करती है। इसके अतिरिक्त एक और स्थल है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा के भी जो दुर्ग और नगर हैं वो दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। तो लोथल और एक हो जाता है सुरकोटड़ा, जिसके दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, जबकि अधिकतर स्थलों में केवल दुर्ग रक्षा प्राचीर से घिरा होता है। एक स्थान ऐसा है कालीबंगा, जिसमें दुर्ग और नगर दोनों ही अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे होते हैं, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अगर बात करें इसके नगर टीले यानी पूर्वी टीले की बात करें, जो नगर टीला जिसमें सामान्य लोग रहते थे, तो यहाँ पर एक तो मनके बनाने का कारखाने मिले। देखिए मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो हड़प्पा के 2 स्थलों से प्राप्त हुए। एक तो प्राप्त हुए हमें लोथल से और दूसरे प्राप्त हुए हमें चनूदड़ो से। तो 2 स्थानों से हमें मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें आटा पीसने की एक चक्की प्राप्त हुई है। रंगाई कुंड प्राप्त हुआ है, अर्थात यहाँ पर रंगाई छपाई, कपड़ों की रंगाई छपाई का कार्य किया जाता होगा। इसके अलावा लोथल में धान और बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए लोथल से हमें वर्ताकार और वर्गाकार दोनों ही प्रकार के अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए अग्निकुंड के साक्ष्य हमें एक तो लोथल से प्राप्त होते हैं, दूसरे हमें प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। तो लोथल से जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं अग्निकुंड के वो वर्गाकार और वर्ताकार दोनों ही होते हैं, जबकि कालीबंगा से केवल वर्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है। देखिए मम्मी है ये मिस्र की संस्कृति से संबंधित है। इसमें क्या किया जाता था, मृतक का जो शरीर होता था उसको विशेष लेप के द्वारा अधिक दिन तक उसे सुरक्षित रखा जाता था, जिसे मम्मी कहा जाता था। इसका एक मॉडल हमें लोथल में मिला है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि लोथल का जो संबंध था वो मिस्र से रहा होगा, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका संबंध मिस्र से रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। डाक यार्ड भी बोल सकते हो, कई बार पूछा जाता है डाक यार्ड। तो डाक यार्ड के जो साक्ष्य हमें वो मिले हैं लोथल से मिले हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता का वो लोथल से ही होता था, क्योंकि यहाँ पर हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बंदरगाह या गोदीवाड़ा के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए लोथल। अगर हम मोहरों की बात करें तो देखिए लोथल में भिन्न भिन्न प्रकार की मोहरें मिली हैं, जिनमें से एक मोहर है गोरिल्ला और बारासिंगा के चित्र बने हुए थे। दूसरी में 2 राक्षस वाली मोहर है, जिसमें फारस की खाड़ी से इनका संबंध दर्शाता है। एक मोहर मिली है यहाँ पर बेलनाकार मोहर, जो आकार में छोटी होती थी। और बड़ी जो बेलनाकार मोहरें हैं वो मिली हमें मोहनजोदाड़ो से। देखिए जो बेलनाकार मोहरें होती हैं, ये बेलनाकार मोहर है, ये बेलनाकार मोहरें हैं, इनका संबंध है मेसोपोटामिया से संबंध है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यापारिक संबंध हैं वो मेसोपोटामिया से रहे होंगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता की मोहरों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें होती थी वो वर्गाकार होती, जबकि जो मेसोपोटामिया की मोहरें होती हैं वो होती हैं बेलनाकार होती है मेसोपोटामिया की मोहरें। ये इनमें मुख्य अंतर होता है। और बेलनाकार मोहरें हैं वो हमें मिली हैं, एक तो मिली है लोथल से मिली है,
लोथल से मिली हैं वो आकार में छोटी हैं, दूसरी हमें मोहनजोदाड़ो से मिली हैं जो आकार में बड़ी हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनका संबंध है वो मेसोपोटामिया से रहा होगा, और मेसोपोटामिया के भी नगरों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मिली हैं, वर्गाकार मोहरें। अब बात करते हैं हम चौथा जो प्रमुख नगर है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के जो भचाऊ जिला है उसके खादर द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में। इसकी जो खोज थी ये जगपति जोशी ने की थी 1967-68 ईस्वी में, और इसका जो उत्खनन कार्य 1990 ईस्वी में चालू हुआ था। देखिए धोलावीरा है ये अन्य नगरों से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि अन्य नगर में हमने देखा कि अन्य जितने भी स्थल हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया था। ये दुर्ग होता था और ये हो गया निचला नगर होता था। लेकिन यहाँ पर हम बात करें धोलावीरा तो इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक हो गया दुर्ग हो गया, एक मध्यम नगर होता था और एक निचला नगर। ये दुर्ग हो गया, ये मध्यम नगर हो गया और ये हो गया निचला नगर। एकमात्र स्थान है जिसे तीन भागों में विभाजित किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पर दुर्ग और जो मध्यम नगर है इन दोनों के बीच में एक स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो हमें प्राप्त हुए हैं धोलावीरा से। अब बात करें धोलावीरा के निचले नगर की बात करें या पूर्वी टीले की बात करें, तो यहाँ से एक तो हमें नेम प्लेट प्राप्त हुई है जो इस पर लगभग 10 अक्षर बने हुए हैं। साथ ही जो धोलावीरा है इसकी जल प्रबंधन व्यवस्था है ये काफ़ी उच्च कोटि की थी। यहाँ से हमें 16 बड़े तालाब मिले हैं जो लगभग 30% भूभाग पर होते थे। इसके अलावा 2 नहरें या फिर नाली जैसी संरचना मिली हैं जिनका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा। लेकिन नहरों के साक्ष्य इसके अलावा हमें मिले हैं सोरतगोई से। सोरतगोई जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, तो यहाँ से भी हमें नहरों के साक्ष्य मिले हैं। अब हम चर्चा करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा है ये वर्तमान में राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर है। घग्गर नदी को जो इतिहासकार हैं ये प्राचीन सरस्वती नदी भी बताते हैं कि जो प्राचीन सरस्वती नदी है उसी का वर्तमान में नाम घग्गर है। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज से जुड़े 2 व्यक्ति हैं, अमलानंद खोज जिन्होंने 1957 में की थी, उसके बाद में नाम आता है बीके थापर। 2 अलग अलग समय में इसका उत्खनन कार्य हुआ था, पहले अमलानंद घोष के द्वारा फिर बीके थापर के द्वारा। इसमें आपको पाक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले का जो हड़प्पा है और परिपक्व हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता को जब हमने पढ़ा था शुरुआत में हमने इसे 3 भागों में डिवाइड किया था, पाक हड़प्पा या पूर्वी हड़प्पा, एक हो जाती है परिपक्व हड़प्पा और एक हो जाती है उत्तर हड़प्पा यानी हड़प्पा के बाद का। तो यहाँ पर हमें पाक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर जो दुर्ग और नगर हैं ये अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। देखिए कालीबंगा में दुर्ग और नगर दोनों ही अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, जबकि लोथल में हमने देखा कि दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। इसके अलावा हमें यहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं जो कि पाक हड़प्पा के हैं। एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थान है जहाँ से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, वर्ताकार प्राप्त हुए हैं, जबकि लोथल में हमें वर्गाकार और वर्ताकार दोनों प्राप्त हुए थे लोथल में। और कालीबंगा की बात करें तो यहाँ पर केवल हमें वर्गाकार न मिलकर वर्ताकार ही अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। देखिए हड़प्पा के जितने भी स्थल थे उनमें जो मकान बने होते थे वो पक्की ईंटों के होते थे, लेकिन हड़प्पा में एक कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो घर हैं या मकान है वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। लेकिन इन ईंटों की एक विशेषता अलग थी, ये ईंटें अलंकृत होती थी, इनके पे कुछ अलंकरण वगैरह बनाया जाता था, तो इसकी अलग विशेषता है। नालियों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल हैं वहाँ पर जो नालियाँ मिली हमें वो पक्की ईंटों की मिली हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें नाली मिली है ये लकड़ी की बनी हुई थी, अर्थात जो पेड़ का जो तना होता है उसको खोखला करके यहाँ पर नालियाँ बनाई जाती थी, पेड़ के तने को खोखला करके। तो ये कालीबंगा की एक अलग विशेषता है। साथ ही कालीबंगा में हमें शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए। वो कैसे? एक बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसमें 6 छेद हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा विद्यमान थी। इसके अलावा यहाँ पर हमें ऊँट की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो कालीबंगा है इसके बारे में इतिहासकारों का कहना है कि इसका जो पतन हुआ था वो भूकंप से हुआ था, तो इसको भी आप राइट डाउन कर लें। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कालीबंगा का पतन कैसे हुआ था, तो अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि इसका जो पतन है वो भूकंप से हुआ था।
बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में हम आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो उसमें और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन कैसे हुआ था। अब बात करते हैं, हम चनूदड़ों की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका जो खोज या उत्खनन कार्य किया था 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा, फिर 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया। चनूदड़ो ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ पर आपको पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा यानी बाद के जो हड़प्पा के बाद की जो संस्कृति के हैं हमें साक्ष्य मिल जाते हैं। और हड़प्पा के पतन के बाद में यहाँ पर एक ग्रामीण संस्कृति का डेवलप हुआ था, झूकर झाकर ग्रामीण संस्कृति का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप राइट डाउन कर लें। अब बात करते हैं हड़प्पा का जो चनूदड़ो नगर है, इसके निचले नगर की बात करते हैं। तो निचले नगर में एक तो आप हमें यहाँ पर मनके बनाने का कारखाने प्राप्त हुए थे। मनके बनाने के कारखाने दो जगह से प्राप्त हुए, एक लोथल से, दूसरा चनूदड़ो से। चनूदड़ो से हमें मनके बनाने के औजार भी प्राप्त हुए, मनके बनाने के औजार भी प्राप्त हुए हमें चनूदड़ो से। इसके अलावा हमें यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे लिपस्टिक है, कंघा है, इत्र है। इसके अलावा हमें यहाँ से वक्राकार आकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की वक्राकार आकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं। वैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ईंटें हुआ करती थी उनका अनुपात 4:2:1 हुआ करता था, लेकिन हमें यहाँ से वक्राकार आकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं चनूदड़ो से। इसके अलावा यहाँ पर ईंट पर पंजों के निशान है, जिस पर एक कुत्ता है जो बिल्ली का पीछा कर रहा है। हो सकता है कि जब ईंटों का निर्माण हो रहा होगा तो कच्ची ईंट पर जो कुत्ता है वो बिल्ली का पीछा कर रहा होगा और उसके जो पंजे के निशान है वो इस ईंट पर छप गए होंगे। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर बिल्ली और कुत्ते के साक्ष्य हमें प्राप्त हो जाते हैं चनूदड़ो से इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं, हम बनावली की बात करते हैं। तो देखिए बनावली है, ये हरियाणा के हिसार जिले में है। इसकी खोज 1973 ईस्वी में हुई थी, RS विस्ट के द्वारा हुई थी। और इसकी सबसे जो प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर हमें अच्छी किस्म के जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए जौ के साक्ष्य तो अन्य जगह से भी प्राप्त हुए हैं हमें, लेकिन जो अच्छे किस्म की जौ के साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हमें बनावली से। इसके अलावा हमें यहाँ से एक मिट्टी से बने हल्की आकृति प्राप्त होती है। तो इससे ये पता चल जाता है कि लोग खेती कैसे करते थे, इनकी कृषि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और बनावली की जो जल व्यवस्था थी, जल निकास प्रणाली थी, ये सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित थी। देखिए जल निकास प्रणाली की बात करें तो सबसे जो अच्छी जल निकास प्रणाली थी वो धोलावीरा और लोथल की थी। यहाँ पर अच्छी जल निकास प्रणाली थी। लेकिन अगर सबसे अव्यवस्थित जल निकास प्रणाली की बात करें तो वो थी बनावली की। बनावलों की जो सड़कें थी वो भी अव्यवस्थित थी, एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती थी। बाकी अधिकतर जो स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता के, उनमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, काफ़ी व्यवस्थित होती थी, एक ग्रिड पद्धति में होती थी। लेकिन बनावली में ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो जल निकास प्रणाली है वो भी अव्यवस्थित है। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट नगर थे, जिन्हें नगरों की संख्या दी है इतिहासकारों ने। इनकी संख्या 7 है, इनके बारे में हम पढ़ा। अब हम चर्चा करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ अदर इंपॉर्टेंट पैलेस हैं जिनके बारे में भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जिनमें सबसे पहला आ जाता है मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की जो अखनूर तहसील है वहाँ पर स्थित है, चिनाब नदी के तट पर। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी स्थल है। दूसरा जो स्थल आ जाता है वो रोपड़ पंजाब है। तो देखिए 1947 ईस्वी में जब भारत का विभाजन हुआ था तो अधिकतर जो स्थान थे, जैसे मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, बड़े बड़े स्थान चले गए थे पाकिस्तान में। 1947 के बाद में जो सबसे पहला उत्खनन हुआ था वो हुआ था रोपड़ का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 1900 यानी स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन कार्य हुआ था, तो वो हुआ था रोपड़ का हुआ था। इसका जो आधुनिक नाम है ये रूपनगर है। इसके अलावा रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके अलावा धदेरी जो ये भी पंजाब में है, ये परवर्ती हड़प्पाकालीन स्थल है, यानी हड़प्पा के बाद का। परवर्ती का मतलब बाद का, उत्तर हड़प्पाकालीन हो गया। चौथा स्थान है संगोल है, ये पंजाब में है। यहाँ पर तांबे की 2 छेनियाँ मिली हैं। इसके अलावा वर्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं। 5वां स्थान राखीगढ़ी हरियाणा से है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान है। और राखीगढ़ी के बाद में जो दूसरा स्थान आता है वो होता है मोहनजोदाड़ो का आता है। पहला स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राखीगढ़ी का आता है। 6वां स्थान इंपॉर्टेंट है, वो कुनाल है, हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पे चांदी के मुकुट के 2 साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप राइट डाउन कर लें। मीठाथल जो हिसार हरियाणा में है, यहाँ पर हमें मापतोल के साक्ष्य मिले हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, ये मापतोल के लिए बाट का प्रयोग करते थे। मापतोल के लिए बाट का प्रयोग करते थे और इनके बाट का जो अनुपात होता था वो 1:2:4,
8, 16 इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता था। और ये जो बाट थे ये चार्ट नामक पत्थर के बने हुए, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। अब मोहरे होती थी वो बनी होती थी सैलखड़ी से बनी होती थी, सैलखड़ी से बनी होती थी, सैलखड़ी नामक पत्थर से, जो एक मुलायम पत्थर होता था। जबकि हम बात करें बाट की बात करें तो एक चार्ट नामक पत्थर से बनी होती थी, ये एक कठोर होता था। नेक्स्ट स्थान है आलमगीरपुर जो मेरठ यूपी में है। ये हिंडन जो यमुना की सहायक नदी है उसके तट पर स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर। उसके बाद में हम बात करते हैं सुरकोटड़ा जो गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यहाँ से हमें घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। घोड़े की अस्थियाँ हमें मिली हैं सुरकोटड़ा से, ऊँट की अस्थियाँ मिली हमें कालीबंगा से, तो इनको आप राइट डाउन करके रखें, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लोथल के समान इसके भी जो दुर्ग और नगर थे, दुर्ग और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए होते थे, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए होते थे। और इसका जो पतन है इतिहासकारों के अनुसार वो भी भूकंप से ही माना जाता है। अब बात करते हैं हम रंगपुर की। ये काठियावाड़ गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में भादर नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से हमें धान की भूसी के साक्ष्य मिले, एक धान का ढेर मिला है, तो धान के ढेर या धान की भूसी का जो साक्ष्य है वो मिलता है हमें रंगपुर से। अब बात करते हैं दैमाबाद जो अहमदनगर महाराष्ट्र में है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे दक्षिणतम स्थल है दैमाबाद। ठीक है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है प्रवरा नदी, उसके किनारे पर बसा हुआ है, प्रवरा नदी के तट पर बसा हुआ है दैमाबाद। अगला स्थान आता है कोटदीजी, ये सिंध पाकिस्तान पे है। यहाँ पर हमें एक अलंकृत खंबा प्राप्त हुआ है, साथ ही पत्थर के तीर अर्थात हमें पत्थर के जो तीर के जो फलक हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं कोटदीजी से। अली मुराद देखिए ये से पड़ता है सिंध पाकिस्तान में और ये एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो ग्रामीण स्थल है। बाकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी, इसका एकमात्र स्थल है जो ग्रामीण है वो है अली मुराद, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आ जाता है सुत का गेंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ये दाश्त नदी के तट पर स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर। इसके अलावा एक और स्थल है जिसमें आप नाम आ जाता है सोरतगुई, सोरतगुई ये पड़ता है अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान में पड़ता है और यहाँ पर हमें नहरों के साक्ष्य मिले हैं। देखिए अफ़गानिस्तान में दो ही स्थान मिलते हैं हमें, एक तो सोरतगुई और दूसरा मिलता है मुंडी खाक, तो इन दोनों के नाम याद रखें क्योंकि यहाँ पर केवल दो ही स्थान है, इसलिए इनका दोनों का नाम याद रखना जरूरी हो जाता है। तो ये था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर जो इम्पोर्टेंट पैलेस हैं उनके ऊपर हमारा एक वीडियो था। इसमें हमने केवल उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे नदी और नगर के संबंध में। नदी अर्थात उनके किनारे बसे हुए हड़प्पाकालीन नगरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि सिंधु नदी के किनारे निम्न में से कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, या मोहनजोदाड़ो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी के लिए हमने एक सारणी बनाई है जिसमें केवल हमने इम्पोर्टेंट जो पैलेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन के उनको लिया है। उनमें जैसे आ जाता है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो, चनूदड़ो और कोटदीजी नगर बसे हुए हैं। चिनाब नदी इसके किनारे मांडा बसा हुआ है। सतलज जो नदी है इसके किनारे रोपड़ बसा हुआ है। घग्गर या जिसे सरस्वती नदी भी कहा जाता है इसके किनारे बनावली, राखीगढ़ी और कालीबंगा बसे हुए हैं। भोगवा नदी के किनारे लोथल बसा हुआ है। हिंडन नदी के किनारे आलमगीर बसा हुआ है। भादर नदी के किनारे पर रंगपुर बसा हुआ है। परवरा जो कि गोदावरी की सहायक नदी है इसके किनारे दैमाबाद बसा हुआ है। दाश्क नदी के किनारे सुत का गेंडोर बसा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैलेस थे जो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं उसके संबंध में हमने चर्चा की, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट पैलेस थे उन पे चर्चा की थी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।